इस कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जिसे कुछ लोग लेकर कहीं जा रहे होते हैं और वो चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि मुझे पता है कि तुम लोग प्रोमेथियस जहाज में क्या कर रहे थे। और वो कहती है कि मेरे भाई के साथ क्या हुआ मुझे बताओ। और तभी एक औरत जगती है और हमें पता चलता है कि ये औरत सपना देख रही थी जिसका नाम होता है मोरा फ्रैंकलिन और उसके हाथ में घाव के निशान होते हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है कि ये साइलम में होने वाले टॉर्चर की वजह से हुई है। और वो एक जहाज में होती है जिसका नाम कार्बेरोस है और तभी उसे न्यूज से पता चलता है कि प्रोमेथियस जहाज 4 महीने पहले से ही गायब है। और फिर वो अपने भाई का लेटर पढ़ती है जो उसे न्यूयॉर्क बुला रहा था। इधर अब हम जहाज में काम कर रहे 2 लोगों को देखते हैं जो अभी उसी प्रोमेथियस जहाज के गायब होने के विषय में ही बात कर रहे थे। और तभी जहाज में गड़बड़ी होने के कारण ओलोक नाम का एक आदमी ऊपर जाता है जहाँ उसे कुछ अजीब देखने को मिलता है। अब हम इसी जहाज में ट्रेवल कर रहे फ्रेंच कपल को देखते हैं जिनके नाम क्लेमेंस और लूसियन होता है। और तभी क्लेमेंस अपने पति से कहती है कि मुझे बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि वो जिस जहाज में बैठी है उसी जहाज के कंपनी की दूसरी जहाज 4 महीने पहले से ही गायब हो गई थी। इसके बाद यहाँ डिनर हॉल में मोरा आती है मिस विल्सन से मिलने के लिए जो उसे पूछती है कि क्या तुम सच में एक डॉक्टर हो। जिसके बाद हमें इस सीरीज का मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिनके नाम एंजल और ब्रिस्ट रमीरो होता है। और फिर ये है 2 चाइनीज आंग सांग और लिंगी। और तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम क्रिस्टर होता है और वो बहुत हड़बड़ाया हुआ था और उसे एक डॉक्टर की जरूरत होती है क्योंकि उसकी बहन की तबीयत बहुत खराब होती है लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। और फिर गार्ड उसे घसीटते हुए ले जाने लगते हैं क्योंकि वो जहाँ एंट्री कर चुका था वहाँ सिर्फ फर्स्ट क्लास वाले को ही एंट्री थी। लेकिन मोरा जब उस आदमी का पीछा करती है तो तब वो देखती है कि गार्ड उसे एक कमरे में बंद कर दिया है। और तभी मोरा अंदर जाती है और देखती है कि क्रिस्टर की बहन वो भी प्रेग्नेंट है और वो दर्द के कारण चिल्ला रही है। लेकिन इसी दौरान क्रिस्टर मोरा के हाथ में वो निशान देखता है और फिर उसे उसकी बहन का इलाज करने के लिए धन्यवाद भी कहता है। इसके बाद उसी लड़की जो प्रेग्नेंट थी उसकी बहन एडा मोरा से मिलती है और कहती है कि क्या आपके बच्चे हैं। जिस पर मोरा कहती है कि मेरे बच्चे नहीं हो सकते। और फिर वो ऊपर जाने लगती है हवा में सांस लेने के लिए। और तभी वहाँ हम इस जहाज के कप्तान को देखते हैं जिसका नाम आइक है जो मोरा को बताता है कि आप यहाँ इस तरह ऊपर नहीं आ सकते क्योंकि आप फर्स्ट क्लास पैसेंजर हो और इसलिए आपको इस जहाज के नियम कानून पालन करने होंगे। और तभी वहाँ जहाज पर 2 सेलर आते हैं जो कप्तान को बताते हैं कि अभी हमें प्रोमेथियस जहाज से उन्हें एक सिग्नल मिला है लेकिन वो श्योर नहीं है कि ये सिग्नल प्रोमेथियस जहाज वालों ने ही भेजा है। और फिर कप्तान को पता चलता है कि प्रोमेथियस जहाज यहाँ से बस 7 घंटों की दूरी पर है और कप्तान वहाँ जाने के लिए रास्ता बदल देता है। इधर जहाज के अंदर काम करने वाले वर्कर्स भी कंफ्यूज थे कि आखिर जहाज को मोरा किधर जा रहा है। और फिर हम वही दोनों स्पेनिश भाइयों को देखते हैं जो एक दूसरे से लड़ रहे थे और तभी वो देखते हैं कि जहाज पीछे की ओर मोरा जा रहा है। इधर मोइरा अपने भाई के लेटर को देखती है जिसमें ये लिखा था कि व्हाट इज लॉस्ट विल बी फाउंड, मतलब जो खोया है वो मिल जाएगा। इसके बाद वो सीधे कप्तान के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या सच में तुम्हें प्रोमेथियस जहाज से सिग्नल मिली है और क्या ये हो सकता है कि उसमें ट्रेवल किए लोग अभी जिंदा हो। जिस पर कप्तान कहता है कि 4 महीने हो गए हैं और ये शायद पॉसिबल नहीं है। और तभी कप्तान मोइरा से पूछता है कि तुम्हें प्रोमेथियस जहाज से इतनी दिलचस्पी क्यों है। इस बात पर मोइरा उससे कुछ तो छिपा रही थी और कहती है कि बस ऐसे ही। उसके बाद हम देखते हैं कि कप्तान के पास भी एक लेटर है जिसमें वही लिखा था व्हाट इज लॉस्ट विल बी फाउंड। इसके बाद कप्तान डिनर हॉल वाले पैसेंजर में जाता है और सभी को बताता है कि हम प्रोमेथियस जहाज की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि हमें वहाँ से एक सिग्नल मिला है। इसके बाद एक पैसेंजर कहता है कि सिर्फ सिग्नल मिला है, हमें ये तो नहीं पता कि वो प्रोमेथियस जहाज ही है और क्या पता उसने हमसे मदद मांगी है या नहीं। जिस पर कैप्टन कहता है कि उस प्रोमेथियस जहाज में 1423 पैसेंजर्स थे और उनमें से कुछ तो अभी जिंदा होंगे। इधर ये सारी बात सुनकर लूसियन के हाथ कांपने लगते हैं जिस पर उसकी वाइफ उसे समझाती है कि अगर हम 1 या 2 दिन बाद न्यूयॉर्क पहुँचते हैं तो इसमें हमें क्या दिक्कत है। और तभी हम इस जहाज के एक वर्कर को देखते हैं जिसका नाम ओलेक होता है। यहाँ पर वो खाना खा रहा था और तभी वहाँ एक जेरोम नाम का एक आदमी आता है जो काफी भूखा होता है और वो उससे खाना मांगकर खाने लगता है। दरअसल ये चुपके से इस जहाज पर चढ़ गया था। और तभी हम मोइरा और कप्तान को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं और तभी उन्हें उनके सामने एक जहाज दिखता है। जिसके बाद रात के समय वो एक फ्लेयर शूट करते हैं। इसके बाद कप्तान एक टीम बनाता है और अपने साथ 4 लोगों के साथ निकलता है प्रोमेथियस जहाज में जाने के लिए और उनके टीम में मोइरा, ओलेक, जेरोम होते हैं। इधर सेलर देखते हैं कि प्रोमेथियस जहाज से फ्लेयर का कोई जवाब नहीं मिला है और वो समुद्र के ऊपर काफी शांत खड़ा है। लेकिन अब कप्तान और उसकी टीम एक छोटी जहाज लेकर उस भूतिया जहाज की तरफ बढ़ते हैं और ये सोचकर आगे बढ़ते हैं कि प्रोमेथियस जहाज में जरूर कोई जिंदा होगा। और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तब वो देखते हैं कि यहाँ चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। जहाज के अंदर सभी चीजें बिखरी हुई है और ये लोग सोचने लगते हैं कि आखिर यहाँ हुआ क्या था। और फिर हम उसी 2 चाइनीज औरतों को देखते हैं जिनका प्लान
प्लान होता है कि वो कुछ दिन और जापानीज बनकर रहे। इधर कप्तान को एक अजीब चीज दिखती है और वो होता है टूटा हुआ टेलीग्राफ, क्योंकि जब ये टूटा है तो तब उन्हें यहाँ से सिग्नल कैसे मिल रहा था। और तभी मोइरा को एक कीड़ा नजर आता है जिसका पीछा करते करते वो एक दरवाजे के पास पहुँचती है जिसे अंदर से बंद कर दिया गया था। और उसे इतना तो पता है कि दरवाजे के पीछे कोई तो है जो अंदर से दरवाजे को पीट रहा था। और तभी मोइरा बड़े हिम्मत से दरवाजे को खोलती है। तब वो अपने सामने एक छोटे से बच्चे को देखती है। तो वहीं दूसरे कार्बेरोस जहाज में हम देखते हैं कि एक आदमी स्विमिंग करते हुए जहाज पर चढ़ जाता है और उसके पास वही कीड़ा होता है जिसे वो फर्स्ट क्लास पैसेंजर वाले हॉल में छोड़ देता है। इधर ये छोटा बच्चा मोइरा को एक काला पिरामिड देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि कप्तान एक ऐसे जगह पर पहुंचता है जहां पर वो अपने परिवार को एक घर में जलते हुए देखता है। जिसके बाद वो अपने सपने से बाहर निकलता है और तभी उसे प्रोमेथियस से एक कपड़े का टुकड़ा मिला था जिसे वो अपने पास रख लेता है। और फिर उनके जहाज की कंपनी की तरफ से एक लेटर आता है जिसमें ये लिखा हुआ था सेन सेफ। इसके बाद जहाज में अजीब सी चीजें होने लगती है, जैसा कि कंपास का ठीक से काम नहीं करना। और अब सबके मन में यही सवाल होता है कि ये सब क्या हो रहा है और आखिर प्रोमेथियस में क्या हुआ होगा और फिर आखिर ये बच्चा प्रोमेथियस से कैसे बच गया। इधर मोइरा उसी पिरामिड को देखती है और वो उसी बच्चे के जैकेट से रिंग निकालती है और उसे वापस उसी के जैकेट में रख देती है। कप्तान ओलेग को ये चेक करने के लिए कहता है कि बंकर में कितना कोयला है। और फिर कॉरिडोर में कप्तान को मोइरा मिलती है जिससे वो पूछता है कि आखिर वो बच्चा कैसे बच गया और फिर सिग्नल किसने भेजा था, लेकिन इसका जवाब तो मोइरा के पास भी नहीं था। और फिर कैप्टन को वही गाना सुनाई देता है जिससे उसकी बेटी गाती थी, लेकिन ये सब बात वो मोइरा को नहीं बताता है। अब मोइरा जैसे ही अपने रूम में जाती है कि तभी वो उसी प्रोमेथियस वाले आदमी को देखती है जो उसके रूम में चुपके से जा रहा था। लेकिन मोइरा ये नहीं जानती थी कि वो प्रोमेथियस जहाज से आया है। और फिर ये आदमी कहता है कि उसका नाम डैनियल है और वो कहता है कि वो बगल वाले रूम में रहता है। अब मोइरा उसी बच्चे के पास जाती है और उसे पूछती है कि आखिर प्रोमेथियस जहाज में क्या हुआ था और उसके साथ बाकी पैसेंजर कहाँ हैं, जिस पर ये बच्चा मोइरा को कुछ रिप्लाई नहीं देता है और उसे दोबारा से वही काला पिरामिड पकड़ा देता है, जिससे मोइरा को कुछ समझ नहीं आता है। इधर क्रेस्टर की बहन एडा उससे कहती है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, जिस पर वो कहता है कि नहीं, हमें अमेरिका जाकर एक चर्च बनाना है। और तभी एंजल आता है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वो क्रेस्टर को पसंद करने लगा है और वो अपना सिगरेट का डब्बा क्रेस्टर को दे देता है। वहीं पर टॉबी अपने भाई को कहती है कि तुम इन अमीर जादू से दूर रहो और अपना वायदा याद रखो। इधर कप्तान के ऊपर प्रेशर बढ़ता चला जा रहा था कि आगे क्या करना है और पैसेंजर्स उससे जानना चाहते थे कि आखिर वो बच्चा बच कैसे गया। लूसियन लेंगी से मिलता है जो जापानीज बनने का नाटक कर रही थी, लेकिन तभी वो दूसरी औरत उसे वहाँ से ले जाने लगती है। इधर जेरोम लूसियन के कमरे में चुपके से जाता है और वहाँ जाकर उसके चीजों को चेक करने लगता है। और तभी वहाँ क्लेमेंस आती है और जेरोम बेड के नीचे छुप जाता है। इधर कैप्टन को फिर से वही गाना सुनाई देता है, जिसके बाद वो पूरे कॉरिडोर में उसे ढूंढने लगता है। और तभी वो एक कमरे में उसकी बीवी और 3 बच्चों को देखता है और वो अपनी बड़ी बेटी नीना को गले जैसे ही लगाता है कि तभी ये सभी आग में जलने लगते हैं और वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तब उसे वही कीड़ा दिखता है जिसे उसने प्रोमेथियस जहाज में देखा था। और फिर कप्तान उस कीड़े का पीछा करते करते एक रूम में आता है जहाँ पर वो एक ट्रायंगल को देखता है और यही ट्रायंगल प्रोमेथियस से मिले उस बच्चे के नेक के पीछे बना होता है। जिसके बाद वो सीधे उस बच्चे के कमरे में जाता है और उससे पागलों की तरह पूछने लगता है कि प्रोमेथियस में क्या हुआ था, लेकिन ये बच्चा कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद मोइरा कैप्टन को लेकर बाहर आती है, जिसके बाद कैप्टन मोइरा को बताता है कि मैंने प्रोमेथियस में अपने परिवार को जलते हुए देखा था और मुझे जानना है कि वहाँ ऐसा क्या हुआ था। दरअसल कैप्टन को ऐसा लगता है कि उसका परिवार उसी जहाज में था। अब मोइरा कहती है कि तुम अपने दिमाग को काबू में नहीं रख पा रहे हो, जिसकी वजह से तुम ठीक से सोच नहीं पा रहे हो। जिसके बाद कप्तान वहाँ से चला जाता है और तभी वहाँ डैनियल आता है और मोइरा के रूम में झांक कर उस बच्चे को देख लेता है। और तभी हम क्लेमेंस और जेरोम को बात करते हुए देखते हैं, जिसमें क्लेमेंस जेरोम से कहती है कि ऐसा लगता है कि जैसे मैंने तुम्हें कहीं देखा है। उसके बाद हम देखते हैं कि जहाज के गार्ड्स जेरोम को पकड़ने आ जाते हैं। जेरोम उनसे लड़ता है, लेकिन गार्ड ने उनकी मरम्मत कर दी थी। और तभी हम टॉबी को देखते हैं जो अपनी छोटी बहन को ढूंढते ढूंढते अपने भाई क्रेस्टर के पास आती है और वो उसके हाथ में सिगरेट का डिब्बा देखकर उससे कहती है कि याद रखना, ये अमीरजादे कोई भी चीज मुफ्त में नहीं देते हैं। इसके बाद हमें एंजल और उसके भाई रमीरो को देखते हैं, जिसके बाद रमीरो बताता है कि उसने प्रोमेथियस जहाज में क्या देखा था। और तभी वहाँ टॉबी आती है और वो सिगरेट को वापस एंजल को दे देती है और कहती है कि मेरे भाई से दूर रहना, जिस पर रमीरो अपने भाई को घूर रहा होता है। उसके बाद रमीरो कहता है कि मुझे ऐसे मत घूरो, मुझे जज मत करो। ओलेग कप्तान को बताता है कि बंकर आधे भरे हुए हैं और तकरीबन 3000 तक कोयला बचा है। इधर एक बार फिर मोइरा उस बच्चे से पूछती है और कहती है कि मैं अपने भाई को ढूंढ रही हूँ और वो उसी जहाज में ट्रेवल कर रहा था और मुझे पता है कि वो जिंदा है क्योंकि उसने मुझे ये लेटर लिखा है, इसमें वही ट्रायंगल साइन है। और वो कहती है कि अब मुझे बताओ कि आखिर क्या हुआ था प्रोमेथियस में। और तभी हम इन भाइयों को देखते हैं, जिसमें एंजल रमीरो से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या होगा जब लोगों को पता चलेगा मेरे बारे में, हम दोनों के बारे में, कि हम दोनों भाई नहीं
नहीं है। लेकिन रमीरो बहुत गुस्से में है क्योंकि एंजल सिर्फ लोगों का इस्तेमाल करना जानता था। एंजल उसे कहता है कि अच्छा तो तुम भी कोई पुजारी तो नहीं हो। जिसके बाद पता नहीं ये दोनों क्या करने लगते हैं। इधर डैनल एक बार फिर उसी कीड़े को छोड़ देता है, लेकिन छोटी लड़की एडा उस कीड़े को देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है और वो डैनल से मिलती है। इधर कप्तान सभी पैसेंजर से कहता है कि हमें प्रोमेथियस जहाज को लेकर वापस यूरोप जाना होगा। इसके लिए हमें जहाज को मोड़ना होगा और उन्हें वापस जाना होगा। इधर मोरा कप्तान से बात करती है और फिर कप्तान बताता है कि कंपनी हमें प्रोमेथियस के बारे में कुछ नहीं बता रही है और वो मोरा को मैसेज दिखाता है सिंक सेफ्ट, यानी कि जहाज को डुबाकर बात खत्म करो। और वो कहता है कि प्रोमेथियस से ही मुझे ये लेटर मिला था और कोई तो है जो मुझसे मिलना चाहता है। और अब मोरा अपने कमरे की तरफ आती है और उसे डैनल मिलता है जो कहता है कि कप्तान सही नहीं कर रहा है। इधर कार्बोरस जहाज प्रोमेथियस जहाज को खींचते हुए यूरोप के लिए निकल जाती है और हम इधर बाकी सेलर्स को देखते हैं जो कप्तान के खिलाफ है और ये लोग यही सोचते हैं कि इस भूतिया जहाज को डुबा देना चाहिए। लेकिन अब उन्हें वापस से कॉर्डियंस मिलने लगता है जिसमें ट्रायंगल बने होते हैं। इधर हम डैनल को देखते हैं जिसके पास मोरा की तस्वीर है। सेलर कप्तान को कुछ दिखाने के लिए लेकर आता है और वहाँ होता है उसी छोटी बच्ची एडा की डेथ बॉडी, जिससे हमें पता चलता है कि इस जहाज में कोई तो है जो सभी पर नजर रखे हुआ था। जिसके साथ ही में ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।